आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है, कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पे वो बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वो सफल नहीं हुई, जैसा कि कई ऐसी चीज़ों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई। एजेएल जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन सालों में, लगभग 50 सालों में, अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेरल्ड, जो एक कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेरल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज, अलग अलग विभिन्न भागों में, तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी, अभी आऊंगा उस पर। अब वो ऋण जब ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ ऋण कागजी, के कांग्रेस पार्टी का ऋण, अब वो ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेरल्ड मजबूत कैसे होता। तो उसको मिटाया गया एक चीज ऐसी करके जो दुनिया भर की हर कंपनियां, आप लोग दिन प्रतिदिन करते हैं, निजी रूप से भी और पब्लिक रूप से भी। उस ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया, यानी कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। तो 90 करोड़ के ऋण को कन्वर्ट कैसे किया, एजेएल के शेयर्स इश्यू हो गए यंग इंडिया को। तो यंग इंडिया बन गई 90-99% शेयर होल्डर एजेएल की। और यंग इंडिया में डायरेक्टर थे, मोतीलाल वोरा साहब थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पिट्रोडा हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इतना ही हुआ। अब यहां पर एक फुल स्टॉप, विराम चिन्ह डाल दीजिए, जरूरी समझना आपके लिए। ये संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां 100 एजेएल की, इसको 100 मानिए। कोई कानपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई इधर है, उधर है। ये एजेएल है, ये इन सबकी मालिकाना हक रखती है। इस कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग चली गई यंग इंडिया, ये यंग इंडिया है। न ये अचल संपत्ति हिली, न एजेएल हिली, 1 रुपया नहीं हिला, न संपत्ति हिली, कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बेचना खरीदना नहीं हुआ। अब आते हैं यंग इंडिया क्या है। बड़े अजीब तरह के हम लोग सब मूर्ख होंगे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, हम स्थानांतरण करना चाहते थे संपत्ति का और रुपये का, तो हमने बनाई यंग इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो यंग इंडिया नहीं बनाता। यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 की नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। मतलब क्या होता है इसका, हर कंपनी में 2 या 3 चीजें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें जो भी कमाई होती है, उस सबको आप डिविडेंड के तौर पे बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में 1 पैसा, अगर ये 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है, तो 1 पैसा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। दूसरा, कोई सैलरी नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई घर गाड़ी नहीं। तीसरा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं इस कंपनी ने, न बेची। चौथा, इसने कोई आर्थिक कार्यक्रम कुछ किया ही नहीं, कोई आर्थिक क्रिया, वाणिज्य की क्रिया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी थी। अब इन तथ्यों पे जब न प्रॉपर्टी हिली, जो भी कानपुर, बरेली, दिल्ली की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हैं, उनका मालिक अभी भी एजेएल ही है। सिर्फ एजेएल की शेयर होल्डिंग अब 99% यंग इंडिया की है। और यंग इंडिया में बैठे हैं 3-4 डायरेक्टर्स जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है।
तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? मैंने नहीं, आपने रेणु जी सुना नहीं, इसलिए वापस दोहरा रहा हूं, आप सुन नहीं रही हैं। यंग इंडियन का मैंने 2 बार बोला, आपने सुना नहीं। आप नोट्स लीजिए। यंग इंडियन के हैं सोनिया गांधी जी, मैंने बोला, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी थे, सैम पित्रोदा जी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस थे, शायद एक नाम और भी होंगे, यही मुख्य नाम है, सुमन दुबे होंगे। तो आपको जो पता है तो क्यों बीच में आप इंटरप्ट कर रही हैं? अच्छा, नंबर 2, नाउ जब मूल बात ये नहीं है कि कौन थे नाम, मूल बात ये है कि जब ये लोग हैं या कोई भी लोग हों तो कोई डिविडेंड, कोई फायदा किसने कहां उठाया, इसका मैं आज बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं जनता से, देश से, आपसे और आपके जरिए ईडी से भी। सिर्फ ये केस है कि 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सब प्रॉपर्टीज की जो एजेएल ओन करता है। जो लोग डायरेक्टर हैं यंग इंडिया के, यानी गांधी परिवार के और जो लोग कुछ वृद्ध लोग हैं, उन सब ने ये पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे भाई, किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा, लिया, पैसा मिला, प्रॉपर्टी गई, एक तो बताइए। मनी ट्रेल कहां है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है? अगर किंडरगार्टन क्लास का व्यक्ति पहले ये वर्ष जो कानून में है वो उसको उठाए तो वो हंसने लगेगा। अब एक और कानूनी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। 1955 में, कितने साल हो गए 55 को आज? लगभग 70 साल हो गए, 65 साल हो गए। एक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, यानी इतना पुराना निर्णय है जिसकी आज ईडी मजाक उड़ा रही है, 5 न्यायाधीश का, उसको कहते हैं बच्चा गजदर। वो कहता है कि अगर ये होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर हैं इस सब्सिडरी के, अगर 100% है, तो भी ये कंपनी होल्डिंग, इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं ये और ये, उसकी हकदार नहीं है, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप इसी में रहती है। ये एक सिद्धांत है, कई बार हुआ है, वोडाफोन में भी यही हुआ, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा। तो भैया, जब एजेएल की संपत्ति एजेएल की है, एजेएल की संपत्ति ट्रांसफर हुई नहीं कभी यंग इंडिया को, कानून में यंग इंडिया जब तक वो खरीदता नहीं है वो प्रॉपर्टीज, तब तक मालिकाना हक रहता है एजेएल का। तो यंग इंडिया से एक और स्टेप आगे उसके डायरेक्टर्स कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? कृपया ये बताएंगे कोई? ये कुछ नहीं बताया जाता है। बताया जाता है कि माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी 3 दिन 5 दिन आइए इंटरोगेशन के लिए। ये केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। ये बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उनके जो केस शुरू किया, सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी, सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाईकोर्ट जाके स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट में शुरू हुआ, सेशंस कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाके स्टे, अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके, और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से, सरकार ने ये शुरू कर दी मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने। और उसके आधार पर लगभग 2 दिन तक, कितने घंटे मुझे याद नहीं है, सोनिया जी को बुलाया, उन्होंने सब प्रश्न बार बार वही प्रश्न दोहरा कर वापस उत्तर दे दिया, सही डॉक्यूमेंट्स सैकड़ों बार दे दिए। राहुल गांधी जी को तो उन्होंने विशेष रूप से बुलाया, 5 दिन, मैंने काउंट किया था, 52 घंटे बिठा के रखा, 55 घंटे। उन्होंने वो सब प्रश्न आंसर कर दिए, सब वो दे दिए। अब उसी श्रृंखला में, उसी प्रक्रिया का जो अंत है वो अब है ये कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। बाय द वे, आप लोगों को पता नहीं है शायद कि इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है 1 साल का। वो 1 साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को, तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल परसों जो देखा आपने वो मीडिया ऑप्टिक्स थी, फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को, जब खत्म हो रहा था इसका समय सीमा। तो मैं एक बात अपनी ये अंत करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने, देखिए 3 लोग हो सकते हैं जो आरोप लगा सकते हैं। एक तो है ये एजेएल के शेयर होल्डर्स, एक है जनता जनार्दन, आप और मैं। इस 100 करोड़ 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलिगेशन नहीं लगाया कि एजेएल में चीटिंग हुई है, एक व्यक्ति ने। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको उत्तर दे दिया।
तो मैं कंक्लूजन में इस मुद्दे पे ये कहूंगा कि ये एक, मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है ये। कानून का तो बहुत ही महत्वपूर्ण अजूबा है, एक मील पत्थर है जो तथ्य विहीन है, जो कानून का मजाक है, जो कानून को विकृत करने की एक प्रक्रिया है, प्रतिशोध की राजनीति का द्योतक है, प्रताड़ित करने की राजनीति का द्योतक है, मीडिया लीक्स द्वारा काम चलाने का द्योतक है, दुष्प्रचार झलकाता है और ये प्रश्न उठाता है, रोचक प्रश्न है, that in the last 8 years 5422 ECIR होता है FIR की जैसे PMLA में 5422 और 5300 एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं अवेलेबल नहीं है, 8 साल में रजिस्टर हुआ है। इसका मतलब है 98%, उससे पहले के फिगर अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो 98% पिछले 8 साल में ये केसेस रजिस्टर हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें आपने कन्विक्शन कितने पाए हैं। जो इनका औपचारिक आंकड़ा कुछ महीनों पहले का है वो है 25 कन्विक्शंस। उसका आंकड़ा अगर परसेंटेज टर्म में परिवर्तित करें तो लगभग 1% है, 1%। हाँ, अगर आप ये पूछें कि ये इतने सारे केसेस में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कितने हैं, तो अगर वो आप मान लीजिए कि 100 हैं केस ऐसे, तो उन 100 में जो मैं माफी चाहता हूं, अगर 100 केसेस ऐसे हैं जो राजनीतिक लोगों के विरुद्ध हैं, तो 98% उस 100 में से प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है। जितने भी केस हो, PMLA को एक कैटेगरी छोड़ दीजिए जो बिजनेसमैन के विरुद्ध है, किसी और के विरुद्ध है, जितने भी केसेस राजनीतिक लोगों के विरुद्ध है उसमें से 99 या 98 या 97% प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध है और कन्विक्शन रेट आपकी 1% रही है। ये प्रश्न उठता है कि ये सरकार ने इसको अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है, ईडी को। सरकार ने इतनी बेशर्मी से बार बार इसका दुरुपयोग किया है, बदले की कार्रवाई के लिए उपयोग किया है, और आज तक जो मैंने तथ्य उठाए हैं आपके सामने उसकी बात कभी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं। आपको क्या बोलते हैं? 3 चीज बोलते हैं कि अगर ये था तो खत्म क्यों नहीं हुआ केस। अभी खत्म कैसे हुआ? केस अभी प्रक्रिया में चलेगा। आप सरकार है, आप चलाते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, समय लगता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन आप इसको लटकाना चाहते हैं, आप इसको एक पूरे मीडिया में और समाज में बार बार दोहराना चाहते हैं। तथ्यों पे क्या आंसर है? कौन सा रुपया मूव किया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है, क्राइम कमिटेड क्या है, क्रिमिनल इंटेंट क्या है, फायदा किसने उठाया, इन किसी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। किसको कितना फायदा मिला, तो ये मूल मुद्दा है। इसलिए आपको बरगलाने, आपको बहकाने और पूरे देश को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं।